हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण के फोर्थ लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सहायक पाचन ग्रंथियां। मतलब कि हमारे पाचन तंत्र में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ सहायक ग्रंथियां होती है जो कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो हमारे डाइजेशन या पाचन में मदद करते हैं। तो उन सभी एसेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सहायक पाचक ग्रंथियों की बात करेंगे। तो सबसे पहली ग्रंथि आती है क्या? लिवर। आपको पता होना चाहिए लिवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है। लिवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये जो लिवर है ना, वो एंडोडर्म से विकसित होती है ना। एंडोडर्म क्या है पता है आपको? जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जब भ्रूण का निर्माण होता है, डेवलपमेंट होते रहता है, विकास होते रहता है, उस समय 3 जर्म लेयर बनते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, है ना। तो उन्हीं अलग अलग जर्म लेयर से ही हमारे बॉडी का पूरा डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा लिवर है या यकृत है, उसका निर्माण कहां से होता है? एंडोडर्म से होता है, एंडोडर्म से विकसित होता है। और इसका जो वेट है, वजन है, वो 1.2 टू 1.5 केजी होता है ना। और याद रखना, मनुष्य में ये, ह्यूमन में ये डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है। डायफ्राम क्या है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ना, श्वसन तंत्र का पार्ट है डायफ्राम। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है। कहां पर? एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में पाया जाता है। और वो भी किधर? राइट साइड में पाया जाता है। तो देखो, एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। एंडोडर्म से विकसित होता है। वेट कितना है? 1.2 टू 1.5 यकृत का वेट है। और ये डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में पाया जाता है, और ये राइट साइड पाया जाता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लिवर की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लिवर होती है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेफ्ट एंड राइट लोब में, राइट लोब से मिलकर बना होता है। और याद रखेंगे, लेफ्ट लोब जो है वो राइट लोब से बहुत छोटा होता है। अब कितना छोटा होता है? राइट लोब लिवर का लगभग 5/6। मतलब कि अगर लिवर इतना बड़ा है और ये 6 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, अगर लिवर इतना बड़ा है और 6 पार्ट में बटा हुआ है, तो राइट पार्ट कितना है पता है? राइट पार्ट पूरा इतना है, ये पूरा राइट है, ठीक है, ये पूरा राइट है। बाकी ये जो बच जा रहा है ना, ये लेफ्ट है। समझ रहे हो? बच जा रहा है वो क्या है? लेफ्ट है। ये है राइट और ये क्या है? लेफ्ट। यहां पर वही लिखा है 5/6, मतलब 6 भाग का 5वां भाग पूरा क्या है? राइट पार्ट है। और यहां पर लेफ्ट लोब जो है वो क्या है पता है? 1/6, मतलब कि पूरे 6 भाग में से 1 भाग ही लेफ्ट का है, ऐसा, ठीक। नाउ अगर हम बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट लोब की, तो एक दूसरे से फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा ये जुड़े होते हैं। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो कि एक प्रकार का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फाइब्रस या तंतुमय संयोजी ऊतक है। ये क्या है? तंतुमय संयोजी ऊतक है। फाइब्रस को तंतुमय ही बोलते हैं, आई थिंक, है ना। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट से जुड़ा होता है एक दूसरे से, सॉरी, अलग होते हैं ये, है ना। मतलब राइट लोब एंड लेफ्ट लिवर लोब के बीच में एक लिगामेंट है, जिसे क्या बोलते हैं? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं, जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से बना होता है, ठीक है। पेरिटोनियम लेयर होती है ना। पेरिटोनियम की लेयर हमने पिछले लेक्चर्स में बात किए हैं। तो पेरिटोनियम जो है बहुत बार फोल्ड होके क्या बनाता है? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट बनाता है। नॉट मोर इंपॉर्टेंट, बट ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट राइट एंड लेफ्ट लिवर लोब के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट आप स्किप कर देना, ठीक। चलो, अब अगर हम बात करते हैं राइट हिपैटिक डक्ट, राइट और लेफ्ट हिपैटिक लोब से क्रमशः बाइल, पित्त को ड्रेन करती है। ये डक्ट मिलकर एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। अब देखो, इन सब का ना हम लोग डायग्राम से देखते हैं, है ना। जो भी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, इस डायग्राम से देखते हैं। देखो, ये है हमारा डायग्राम, जो कि एलन के मॉड्यूल से लिया गया है। देखो, इसमें ना हाईलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें इतना जो ये पूरा पार्ट है ना, ये पूरा क्या है? लिवर का पार्ट है, ठीक है, ये। अब इसमें मात्र इतना लेफ्ट है, बाकी ये पूरा क्या है? राइट है।
अब देखो इसमें लिवर में एक ये वाला डक्ट है जो कि क्या है पता है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, और ये वाला डक्ट क्या है, राइट हिपैटिक डक्ट है। अब जहां पर भी हिपैटिक शब्द आया मतलब वो लिवर से संबंधित डक्ट है। क्या है, हिपैटिक। हिपैटिक शब्द आया मतलब लिवर से संबंधित वो चीजें हैं। यहाँ पर हिपैटिक शब्द आप बार बार सुनोगे, ठीक है। लिवर की बात करें मतलब हिपैटिक। जैसे हार्ट की बात करते हैं तो कार्डियक शब्द यूज करते हैं, है ना। किनल बोलता हूँ, किडनी की बात करते हैं तो रिनल रिनल शब्द यूज करते हैं, है ना। तो हिपैटिक मतलब लिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये है राइट हिपैटिक डक्ट और ये है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। फिर यहां पर इन दोनों डक्ट को जोड़ने वाला एक जो कॉमन डक्ट है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। इसको लेफ्ट वाले को और राइट वाले को दोनों को जोड़ा तो ये कॉमन डक्ट बना ना, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, है ना। और फिर यहां पर एक और ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं क्या, आई थिंक पित्ताशय, है ना, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय, तो ये जो पित्ताशय है ना, अग्नाशय तो उसको बोलते हैं पैंक्रियास को, पित्ताशय गॉल ब्लैडर को बोलते हैं। और ये लिवर के पास ही सिचुएटेड रहता है, जो कि बाइल जूस को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। इन सब की बात करेंगे अभी। तो ये जो पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, यहां से निकलने वाला जो ये डक्ट है इसे बोलते हैं क्या, सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। और ये जब आगे जाकर इस कॉमन हिपैटिक डक्ट में मिल जाता है यहां पर, तो आगे जब ये डक्ट, तीनों डक्ट है ना, ये जो सिस्टिक डक्ट है, ये हिपैटिक राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये तीनों आपस में आगे जाकर जब मिल जाते हैं तो इसे कॉमन मतलब इसे क्या कहा जाता है, बाइल डक्ट कहा जाता है, क्योंकि यहां से बाइल आगे जाएगा, ठीक है। और ये जाके मिल जाता है कहां पर पता है, हमारे डिओडिनम से। कहां से मिल जाता है, डिओडिनम से। देखो यहां पर ऐसे प्रेजेंट होता है स्टमक, ठीक है, ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है ना, यहां पर ऐसे स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टमक आगे जाकर खुलता है किसमें, डिओडिनम में, जो कि किसका पार्ट है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। ये रहा डिओडिनम, ये देखो ये पूरा डिओडिनम है, ये पूरा डिओडिनम। इसी डिओडिनम में ओपन होता है क्या, हमारा बाइल डक्ट, जो कि लिवर से और गॉल ब्लैडर से लेके आता है किसको, बाइल जूस को, है ना। और यहां पर ये वाला जो ऑर्गन है, ये अंग है, ये क्या कहलाता है, ये पैंक्रियास है ना, अग्नाशय बोलते हैं जिसे, ठीक। और पैंक्रियाज का जो डक्ट है उसे क्या कहा जाता है, पैंक्रियोटिक डक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैंक्रियोटिक डक्ट कहा जाता है। और उसके बाद इस पैंक्रियोटिक डक्ट से निकलने वाली जो छोटी छोटी और नलियां हैं, इन्हें कहा जाता है क्या, एसेसरी पैंक्रियोटिक डक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसेसरी पैंक्रियोटिक डक्ट। और यहां पर ये वाला लाइन आई थिंक यहां पर ओपन हो रहा है, तो ये एम्पुला ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है। एम्पुला जहां पर ओपन हो रहा है उस जगह को बोल रहे हैं एम्पुला ऑफ हमारा बाइल डक्ट जहां पर ओपन हो रहा है उसे बोलते हैं क्या, एम्पुला ऑफ बाइल डक्ट। तो अब इन सब की बात देखो, इधर और डायग्राम है ना, इधर और डायग्राम है, बहुत सारा डायग्राम है, देख सकते हैं इसमें भी, है ना। जैसे ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, लिवर ही तो है ना। तो इसमें लिवर में ये मेन जो ब्लड को ला रहा है ये क्या है, एवोर्टा। जो मेन ब्लड को ले जा रहा है वो क्या है, इंफीरियर वेना केवा, है ना। जहां पर ये छोटा सा ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, ये हिपैटिक आर्टरी हुआ, लिवर से संबंधित आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। और ये पोर्टल वेन, लिवर से संबंधित वेन, पोर्टल वेन। और कॉमन बाइल डक्ट यहां से निकल रहा है, देखो ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ऐसे पूरा आ रहा है। और ये गॉल ब्लैडर से, तो ये कॉमन बाइल डक्ट ये रहा, ठीक है। चलो इसमें भी और देख सकते हो आप, है ना, ये पूरा लेफ्ट लोब और ये पूरा राइट लोब है, ठीक है। यहां से ईसोफेगस क्रॉस होता है और स्टमक में जाता है ना। और स्टमक से फिर ये यहां पर ऐसे जा रहा है इधर, ठीक है। ये क्या है, डिओडिनम है ना। और यहां से देखो ये है हमारा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से आ रहा है ये सिस्टिक डक्ट के द्वारा, इसको सिस्टिक डक्ट बोले थे। और ये लेफ्ट लोब से इधर आ रहा है, ये राइट लोब से इधर आ रहा है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट, ये दोनों आपस में आकर मिले, यहाँ पर कॉमन डक्ट बना। और जैसे सिस्टिक डक्ट यहाँ पर मिल गया तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन बाइल डक्ट, है ना। जो कि कहां पर जाके ओपन होगा, जो कि जाकर यहां पर ओपन हो जाएगा, ये इधर जाकर ओपन हो जाएगा। और ये रहा हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास का जो डक्ट है उसे पैंक्रियोटिक डक्ट कहा जाता है ना। ये रहा डिओडिनम, ये रहा पैंक्रियास। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जिसे डिओडिनल एम्पुला कहा जा रहा है, ये सिस्टिक डक्ट है जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, गॉल ब्लैडर इसकी भी बात कर चुके हैं। और सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जो जो चीजें दी गई है बात कर चुके हैं। ये है सेक्शन ऑफ लिवर लोब्यूल्स, ठीक है। तो लिवर को जब कट करके देखते हैं तो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ये बाइल डक्ट हुआ, ठीक है, बाइल कैनाल्स,
फिर हिपेटोसाइट सेल्स, इनकी बात अभी अच्छे से हम लोग करेंगे। और ये सेंट्रल वेन है ना, क्या ये सेंट्रल वेन है, और ये टू हिपेटिक वेन है ना, मतलब सेंट्रल वेन आ रहा है जो कि सेंट्रल वेन मतलब बॉडी के नीचे तरफ से पूरे खराब ब्लड को ला रहा है, और ये हिपेटिक मतलब लिवर से भी खराब ब्लड को ले जाने का काम करेगा ऐसे, है ना। और फिर यहाँ पर साइनोसॉइड्स भी प्रेजेंट है, इनकी बात करेंगे। हिपेटिक आर्टरी प्रेजेंट है, ये रहा हिपेटिक आर्टरी जो कि लिवर में ब्लड को ला रहा है ना। पोर्टल वेन फ्रॉम गट कैपिलरीज, ठीक है, ये रहा पोर्टल वेन जो कि गट की कैपिलरीज से आ रहा है ना, गट कैपिलरीज। चलो अब और डायग्राम क्या नहीं है, ठीक है, चलो अब इन सबको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इस डायग्राम को भी थोड़ा सा देख लो, है ना। ये लिवर का क्या है पता है, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैमेलियन लिवर। तो ये लिवर को कट करके जब हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमें, है ना। इसको भी देख लो एक बार, उसके बाद फिर थ्योरी में जो भी चीजें लिखी गई है उसको हम अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। देखो चलो यहां पर ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, है ना। ब्रांच ऑफ ये रहा, छोटे छोटे ये जो ब्रांचेस है ना, इसको बोल रहे हैं ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, मतलब कि लिवर से संबंधित जो वेन है या शिराएं हैं, ठीक है। फिर ब्रांच ऑफ इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट, ये इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट यहां पर है। फिर ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, लिवर से संबंधित जो आर्टरी है या धमनी है, ये रहा। फिर बाइल कैनालिक्यूली, ठीक है, यहां पर ये जो छोटे 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 ये जो सेल्स है ना, ये क्या है पता है, बाइल कैनालिक्यूली है। पोर्टल कैनाल, ये रहा मेन पोर्टल कैनाल, और छोटे छोटे यहां पर और लोब्यूल्स है जिन्हें क्या बोल रहे हैं, पोर्टल ट्रायड बोल रहे हैं ना। फिर यहां पर कुछ सेल्स हैं जिनको फैट स्टोरेज सेल्स बोला जाता है। सेंट्रल वेन ब्रांच ऑफ हिपेटिक वेन, है ना, ये रहा सेंट्रल वेन है जो कि हिपेटिक वेन का एक टाइप का ब्रांच, मतलब सॉरी सेंट्रल वेन जो कि हिपेटिक पोर्टल सॉरी हिपेटिक वेन्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। और रेडियल प्लेट्स ऑफ हिपेटोसाइट सेल्स, तो ये जो सेल्स है ना, ये पूरे हिपेटोसाइट सेल्स हैं जिनका रेडियल प्लेट, अभी हम लोग थ्योरी में इसको सारी चीजों को देखेंगे अभी अच्छे से। तो यहाँ पर कुछ और सेल्स होते हैं, कुफर सेल्स, इनका भी काम देखेंगे। हिपेटिक साइनोसॉइड्स, है ना, यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है इसे हिपेटिक साइनोसॉइड्स कहा जा रहा है, और इस साइड है हिपेटिक लोब्यूल। तो ये सब क्या है, हिपेटिक लोब्यूल है, ठीक। अब देखो थ्योरी में ध्यान से समझना चीजों को, है ना। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर राइट हिपेटिक डक्ट राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक लोब से क्रमशः बाइल या पित्त को ड्रेन करती है ना। हमने देखा राइट हिपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये दोनों क्या करते हैं, लिवर के राइट एंड लेफ्ट लोब से बाइल को क्या करते हैं, लेके आते हैं, और ये डक्ट मिलकर एक कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाते हैं, है ना। डायग्राम में हमने देखा यहां पर ये वाला है राइट हिपेटिक डक्ट, ये वाला है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और ये दोनों क्या ला रहे हैं, बाइल को लेके आ रहे हैं और एक कॉमन डक्ट बनाए, ये रहा कॉमन डक्ट, है ना। उसके बाद फिर गॉल ब्लैडर एक पतली मस्कुलर सैक है। गॉल ब्लैडर क्या है, एक पतली मस्कुलर सैक है जो राइट लोब ऑफ लिवर के नीचे स्थित होती है। मतलब गॉल ब्लैडर या जिसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, ये लिवर के राइट लोब के नीचे प्रेजेंट होती है ना। राइट लोब लिवर के नीचे यहां पर प्रेजेंट है, ये रहा गॉल ब्लैडर, है ना। तो राइट लोब के नीचे प्रेजेंट होती है गॉल ब्लैडर, और एक ये मस्कुलर सैक है, और सिस्टिक डक्ट द्वारा ड्रेन्ड होती है। सिस्टिक डक्ट, यहां से जो निकलने वाली ये जो डक्ट है गॉल ब्लैडर से, ये कौन सी डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। नाउ गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट कॉमन हिपेटिक डक्ट से जुड़कर एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, डक्टस कोलिडेकस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डक्टस कोलिडेकस भी कहा जाता है। ये देखो, ये है बाइल डक्ट, यहां से आ रहा है क्या, यहां से गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट, और इधर से ये कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये दोनों जब आपस में मिले तो ये क्या बना, कॉमन बाइल डक्ट बना, जिसे कि क्या बोला जाता है, और डक्टस कॉलिडोकस, क्या कहा जाता है, डक्टस कॉलिडोकस, ऑल्सो नोन एज डक्टस कॉलिडोकस।
ऑल्सो नोन एज डक्टस कॉरिडोकस भी कहा जाता है। किसको? बाइल डक्ट को। ठीक है, चलो अब यहां पर डायग्राम्स तो हम लोग समझ चुके हैं, अब ना और थ्योरी पढ़ते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स, यकृत पिंडाणु। ठीक है, जब लिवर को कट करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है मैमेलियन लिवर का। लिवर को जब काटेंगे तो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो देखो अब ये हिपैटिक लोब्यूल है, मतलब लिवर के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होती है, उनकी हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो, लिवर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हिपैटिक लोब्यूल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, लिवर बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसीलिए हिपैटिक लोब्यूल को क्या कहा जाता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर। से हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बनी है, तो सेल को हमारी बॉडी का क्या कहा जाता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है ना, कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई। वैसे ही लिवर को, सॉरी हाँ, लिवर की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई क्या है, हिपैटिक लोब्यूल है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। नाउ प्रत्येक हिपैटिक लोब्यूल एक पतली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शीथ से ढके होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लिसन्स कैप्सूल कहा जाता है। मतलब लिवर में जितने भी हिपैटिक लोब्यूल्स है, वो सभी लोब्यूल्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ढके होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के शीथ से ढके होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, ग्लिसन्स कैप्सूल कहा जाता है। देखो, ये यही चीजें ना पूछी जाती है एग्जाम में, और हमको पता नहीं चलता कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन याद रखेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल किससे संबंधित है, लिवर से संबंधित है, और लिवर में हिपैटिक लोब्यूल्स है, उनकी कवरिंग को कहा जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, नाउ प्रत्येक लोब्यूल में हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स की रेडियल रोज भी होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, हिपैटिक कॉर्ड कहा जाता है। अब इस डायग्राम में देखो, है ना, ये एक क्या है पता है, ये है एक लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल, है ना, और ये देखो, ये हिपैटिक लोब्यूल यहीं पर लिखा है, तो ये पूरा क्या है, एक हिपैटिक लोब्यूल। और इस हिपैटिक लोब्यूल में ये जो सेल्स है ना, ऐसे ऐसे ये पूरा सेल्स है, ये सब क्या है पता है, हिपैटोसाइट सेल्स है ये, है ना, हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट सेल्स, जो कि रेडियल कॉर्ड बना रहे। देखो, ये रेडियल कॉर्ड, इसको रेडियल कॉर्ड बोलते हैं, है ना, जैसे साइकिल के पहिए में वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पोक, रेडियल स्पोक, वैसे ही ये रेडियल कॉर्ड बना रहे हैं हिपैटोसाइट सेल्स हर एक हिपैटिक लोब्यूल में। ठीक है, तो इन रेडियल कॉर्ड को क्या कहा जाता है, हिपैटिक कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिपैटिक कॉर्ड कहा जाता है। साइनोसॉइड्स मुख्य रूप से एंडोथीलियल सेल्स द्वारा लाइंड होती है। ठीक है, साइनोसॉइड्स मुख्य रूप से एंडोथीलियल सेल्स द्वारा लाइंड होती है, लेकिन कुछ फिक्स्ड मैक्रोफेजेस सेल्स भी मौजूद होते हैं, इन्हें कुफर सेल्स या पैगोसिटिक सेल्स भी कहा जाता है ना। तो यहां पर इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे साइनोसाइड्स मुख्य रूप से एंडोथेलियल सेल्स द्वारा क्या होती है, लाइंड होती है। तो यहां पर साइनोसॉइड सेल्स कहां पर है, ध्यान से देखते हैं, है ना। इस डायग्राम में हमने देखा था, ये रहा कुफर सेल्स, है ना। साइनोसॉइड सेल्स इस डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस डायग्राम में है क्या, नहीं, यहां पर होगा पक्का, ये देखो, ये साइनोसॉइड सेल्स। ठीक है, साइनोसॉइड सेल्स, तो ये जो साइनोसॉइड सेल्स है ना, ये एंडोथीलियम के द्वारा लाइंड होती है, और वहां पर कुछ और भी कोशिकाएं होती है लिवर में। देखो, पूछा जाता है ना कुफर सेल्स, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुफर सेल्स कहां पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है। ठीक है, और ये कुफर सेल्स का काम क्या होता है पता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अपने आसपास के दुश्मनों को निगल जाना, खा जाना। ठीक है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं ये। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स भी कहा जाता है इन कुफर सेल्स को। ठीक है, और ये मैक्रोफेज सेल्स है, याद रखेंगे, मैक्रोफेज सेल्स। भाई मैक्रोफेज सेल्स ही तो फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या, कि आसपास के दुश्मनों को, या दुश्मन जैसे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उन सबको निकल जाना, है ना। तो ये कुफर सेल्स की काम होता है फैगोसाइटोसिस, और ये लिवर में पाया जाता है। नाउ बाइल कैनालिकुली प्रत्येक कॉर्ड में सेल्स की दो परतों के बीच चलती है। ठीक है, बाइल कैनालिकुली प्रत्येक कॉर्ड में सेल्स की दो परतों के बीच चलती है, और हिपैटोसाइट्स या हिपैटिक सेल्स बाइल को कैनालिकुली में डालते हैं। ठीक है, हिपैटोसाइट्स का काम क्या है पता है, हिपैटिक सेल का काम क्या है कि बाइल को
इन कैनालिक्यूली में डालते हैं और ये कैनालिक्यूली हिपैटिक डक्ट की ब्रांच में खुलती है। ठीक है, ये कैनालिक्यूली हिपैटिक डक्ट की ब्रांच में खुलती है जो कि ग्लिसन्स कैप्सूल में लोब्यूल के एंगुलर पार्ट पर स्थित होती है। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमको यहां पर क्या देखना है, बाइल कैनालिक्यूली। तो देखो यहां पर बीच बीच में ना ये जो ऐसे वो आया है, क्या आया है, ट्यूब, ऐसे ऐसे, ये सब क्या है पता है, बाइल कैनालिक्यूली है। क्या है ये, बाइल कैनालिक्यूली है ना। तो हिपेटोसाइट सेल्स क्या करती है, यहां पर क्या बातें लिखी गई है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। हिपेटोसाइट्स बाइल को कैनालिक्यूली में डालते हैं, ठीक है। मतलब कि ये साबित हो रहा है कि लिवर सेल्स की हिपेटोसाइट सेल्स ही, सॉरी, लिवर में हिपेटोसाइट सेल्स ही क्या बनाती है, बाइल बनाती है। और भाई ये जो छोटे छोटे सेल्स है ना यहाँ पर, ये सेल्स क्या है, यही हिपेटोसाइट सेल्स है। और ये हिपेटोसाइट सेल्स क्या करते हैं, बाइल बनाकर उन बाइल को इस कैनालिक्यूली में डाल देते हैं, ठीक है। ये है कैनालिक्यूली। तो इन कैनालिक्यूली में अब क्या पहुंच गया, बाइल पहुंच गया। बाइल क्या है, एक जूस है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का काम करेगा, ठीक है। मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम का काम नहीं करेगा, आगे इसकी बात करेंगे हम लोग, लेकिन बाइल जूस में लाइपेज होता है, वो डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। देखो, तो हिपेटोसाइट्स क्या बनाया, बाइल बनाया और बाइल को कैनालिक्यूली में डाल दिया। अब ये कैनालिक्यूली हिपैटिक डक्ट की ब्रांच में खुलती है। अब भाई हिपैटिक डक्ट यहां पर हमने देखा, ये रहा हिपैटिक डक्ट, है ना। ये राइट, इसमें नहीं देखते, इस वाले डायग्राम में देखते हैं। ये रहा हिपैटिक डक्ट, ये रहा हिपैटिक डक्ट, ये आगे जाकर और ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस में खुले रहते हैं। तो इन्हीं हिपैटिक डक्ट की ब्रांचेस में कौन ओपन होता है, कैनालिक्यूली, ठीक है। बाइल कैनालिक्यूली ओपन होता है और उसके बाद ये कैनालिक्यूली क्या करते हैं, बाइल को उस हिपैटिक डक्ट में दे देते हैं, राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में बाइल को पहुंचा देते हैं। और वहां से फिर बाइल कहां पहुंच जाता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट, और वहां से फिर गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है बाइल, है ना। नाउ ये रहा क्या है पता, ये पोर्ट्रेट ट्रायड है, ये पोर्ट्रेट ट्रायड है। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मतलब ये बेसिकली एक ही लाइन को बना, मतलब जैसे ये हम लोग ऐसे ऐसे रेडियल स्पोक देखे थे ना, ये ऐसे, तो एक को ऐसे कट करके बनाया गया है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ठीक। अब देखो, ये है क्या, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, ये वाला। और ये है क्या, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, मतलब लिवर को ब्लड पहुंचाने वाला और लिवर से अशुद्ध रक्त को या इम्प्योर ब्लड को ले जाने वाला, ठीक है। यहां पर ये जो सेल्स हैं, ये क्या, हिपेटोसाइट सेल्स हैं जो कि क्या करेंगे, बाइल बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर हिपेटोसाइट सेल्स की जो कवरिंग है, ये एंडोथेलियल सेल है। नाउ साइनोसॉइड्स कंटेन ब्लड, यहां पर जो साइनोसॉइड्स है, यहां पर खाली स्पेस ना, बेसिकली साइनोसॉइड्स क्या है, खाली स्पेस को ही तो बोल रहे थे। तो ये जो साइनोसॉइड्स है ना, ये क्या करते हैं, ब्लड को कंटेन करते हैं, मतलब ब्लड रखते हैं। और यहां पर एक डक्ट है जिसे क्या बोल रहे हैं, बाइल कैनालिक्यूली, जो कि बाइल को कंटेन करता है, ठीक है। मतलब इस हिपेटोसाइट सेल से क्या प्रोड्यूस हुआ, बाइल प्रोड्यूस हुआ, और ये बाइल को कहां भेजेंगे, इस कैनालिक्यूली में भेज देते हैं। और ये कैनालिक्यूली फिर कहां जाता है, बाइल डक्ट में जाएगा। कहां जाएगा, हिपैटिक डक्ट में जाता है, ठीक है। हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट, ये ब्रांच है उसका, है ना, इधर जा रहा है। और यहाँ पर कुफर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मैक्रोफेज का काम करते हैं। कुछ कुछ कुफर सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि मैक्रोफेज का काम करते हैं। और ये वाला क्या है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन, इधर क्या है, ये मेन है, मेन जो कि लिवर को ब्लड ले जा रहा है, ठीक है, मतलब लिवर से ब्लड को ले जाएगा। अब देखो, इन सभी को अच्छे से और समझ लेते हैं, उसके बाद फिर लिवर के फंक्शन की बात करेंगे। देखो, राइट और लेफ्ट लोब की हिपैटिक डक्ट की सभी ब्रांचेस मिलकर राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनाती है, ठीक है। मतलब भाई ये राइट हिपैटिक डक्ट और ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये आगे जाकर बहुत सारे ब्रांचेस में खुलेंगे ना भाई, है ना, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ये इधर ऐसे। तो बहुत सारे ब्रांचेस आपस में मिलकर, राइट वाले के बहुत सारे ब्रांचेस और लेफ्ट वाले के बहुत सारे ब्रांचेस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनाती है, जो कि लिवर से बाहर निकलती है और एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है, ठीक है। राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये दोनों लिवर से बाहर निकलेंगी और एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। नाउ हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक पोर्टल वेन लिवर में इंटर करती है और कई ब्रांचेस बनाती है,
ठीक है, कई ब्रांचेस बनाने के लिए डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो भाई हिपैटिक पोर्टल वेन जो कि लिवर के अंदर जाने वाला जो वेन है, और हिपैटिक आर्टरी वो भी लिवर के अंदर जा रहा है। अब ब्लड को ले जाएगा कौन और लाएगा कौन, ये तो आपको पता है। आर्टरी ब्लड को ले जाएगा जो कि अशुद्ध रक्त है, और वेन ब्लड को लाएगा जो कि शुद्ध रक्त है। सॉरी जस्ट अपोजिट, आर्टरी ब्लड को लाएगा शुद्ध रक्त वाले, और वेन ब्लड को ले जाएगा लिवर से अशुद्ध रक्त को, है ना। तो ये रहा। अब ये ब्रांचेस भी एंगुलर पार्ट पर पाई जाती है। इसकी फाइन ब्रांचेस हिपैटिक साइनोसॉइड्स में खुलती है। तो हिपैटिक साइनोसॉइड्स क्या था, खाली स्पेस, जो हिपैटिक सेल्स थे ना उनके बीच बीच में जो खाली स्पेस था, जैसे ये ऐसे 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 ब्रांचेस जा रहा है, इधर से और ऐसे ऐसे वो जा रहे हैं ना, हिपैटिक कॉर्ड जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो खाली स्पेस बचा है ना, यही क्या कलर था, साइनोसॉइड्स कहला रहा था। तो ये जो हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन की जो ब्रांचेस हैं वो कहां खुलती है, साइनोसॉइड्स में, हिपैटिक साइनोसॉइड्स में ओपन होती है। ठीक है, नाउ ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ हिपैटिक डक्ट को सामूहिक रूप से पोर्टल ट्रायड कहा जाता है। तो ये पोर्टल ट्रायड का डायग्राम हम लोग देखे थे। इसमें क्या है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, एंड यहां पर ब्रांच ऑफ क्या है, ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। ये देखो ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। इन सभी को आपस में क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्रायड कहा जाता है। नाउ सभी हिपैटिक साइनोसॉइड सेंट्रल वेन या इंट्रालोब्यूलर वेन में फाइन अपर्चर के माध्यम से खुलते हैं। ठीक है, जितने भी हिपैटिक साइनोसॉइड्स है, हिपैटिक साइनोसॉइड्स आपने देख लिए, खाली स्पेस, ये सब सेंट्रल वेन या इंट्रालोब्यूलर वेन में फाइन अपर्चर के माध्यम से खुलते हैं। मतलब एकदम पतली पतली ट्यूब्स के माध्यम से यहाँ पर जितने भी खाली स्पेस रहेंगे ना, जैसे साइनोसॉइड्स कहाँ पर देखे हमने इसमें, हाँ ये खाली साइनोसॉइड्स है, ये सब कहाँ खुल रहे हैं, इसी में तो खुलेंगे, है ना, ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन में ही तो ओपन होंगे। ठीक है, नाउ सभी सेंट्रल वेन मिलकर हिपैटिक वेन बनाते हैं जो लिवर से बाहर निकलती है और इंफेरियर वेना केवा में जाकर जुड़ जाती है। तो सेंट्रल वेन मतलब बीचों बीच ये जो बहुत सारे वेन जाते हैं, ये सेंट्रल वेन है, वो आपस में मिलकर हिपैटिक वेन में खुलेंगे। हिपैटिक वेन मतलब लिवर से बाहर जाने वाला वेन, और फिर लिवर से बाहर निकलकर ये इंफेरियर वेना केवा में जाकर जुड़ जाती है। ठीक है, इतनी बातें आपको लिवर के लिए ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हिपैटोसाइट सेल्स जो कि क्या बनाते हैं, बाइल जूस बनाते हैं। ठीक है, और खाली स्पेस को साइनोसॉइड्स बोला जाता है ना, रेडियल कॉर्ड है वहां पर बहुत सारे हिपैटोसाइट सेल्स का, और हिपैटोसाइट सेल्स अपने सिक्रीशन को, बाइल को कैनालिकुली में भेज देते हैं, और कैनालिकुली आगे जाकर हिपैटिक डक्ट के ब्रांचेस में खुल जाती है, और वो फिर आगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट आगे बाइल को ले जाती है, और वो कॉमन डक्ट बनाती है जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है। वहां पर एक गॉल ब्लैडर रहता है जिसके डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोला जाता है, और वो जब कॉमन बाइल डक्ट में ओपन होता है तो उसे बाइल डक्ट कहा जाता है ना, और ये जाकर कहां खुलता है, डिओडेनम में ओपन हो जाता है। तो इतनी बातें याद रखनी है। अब फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है, मतलब लिवर से संबंधित। तो बॉडी के अधिकांश बायोकेमिकल फंक्शन लिवर द्वारा किए जाते हैं। बहुत ज्यादा जितने भी मेजर बायोकेमिकल फंक्शंस हैं बॉडी के, वो लिवर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और सिक्रीशन और सिंथेसिस ऑफ बाइल भी यही करता है। ठीक है, बाइल का सिक्रीशन भी यही करता है, बाइल का सिंथेसिस भी यही करता है। कौन करता है, हमारा लिवर। ठीक है, नाउ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फंक्शन यहां पर देख रहे हैं, लिवर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मुख्य सेंटर लिवर है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म या उपापचयीकरण कहां पर होता है, लिवर के अंदर होता है। निम्नलिखित स्टेप्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, है ना। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या, ग्लाइकोजन का जेनेसिस। तो ग्लाइकोजन क्या है, बेसिकली ग्लूकोज का पॉलीमर है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं, है ना।
तो भाई अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जा रही है तो लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है ना। तो ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और स्टोरेज भी करना, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, मतलब ग्लूकोज बहुत सारे आपस में मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं और लीवर में स्टोर हो जाते हैं। लीवर में मुख्य स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन ही होता है। लीवर के अंदर स्टोर्ड फूड क्या है, बेसिकली ग्लाइकोजन ही स्टोर्ड फूड होता है। नाउ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। जेनेसिस मतलब बनना और जीनोलाइसिस मतलब, लाइसिस मतलब टूटना। तो यहां पर जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन का फिर से ग्लूकोज में कन्वर्जन होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखो याद रखना, लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या, ग्लाइकोजन का बनना, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोजन का टूटना। तो ये दोनों काम कहां होता है, हो रहा है, लिवर में हो रहा है। ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये दोनों काम कहां हो रहा है, लिवर में हो रहा है ना। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन। और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो जो स्टोर्ड फूड है, ग्लाइकोजन है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन रहे, बराबर रहे, है ना। ठीक है, ये बात हो गई। नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सब ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स के क्या है, स्टेप्स हैं, ठीक है। ये सभी प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। आवश्यकता के समय लिवर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जैसे कि आपका अमीनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, इन सभी को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हो, मतलब हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं है और ग्लाइकोजन भी नहीं है और ग्लूकोज की मतलब ग्लूकोज की जरूरत है, तो हमारी बॉडी क्या, जैसे हमारी बॉडी में मान के चलो प्रोटीन है, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे फैट है, लेकिन ग्लूकोज हम खा नहीं रहे, तो क्या करती है हमारी बॉडी पता है, अमीनो एसिड्स प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, ताकि ग्लूकोज ही तो मेजर सोर्स है ना एनर्जी का, ठीक है। तो हमको एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी के लिए अगर हम ग्लूकोज नहीं खा रहे हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं, ना ही ग्लाइकोजन है, तो अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन को और फैटी एसिड्स को, इन सभी को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। इसे क्या कहा जाता है पता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, है ना, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। तो ऐसा कंपाउंड जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट है, मतलब प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गए, है ना, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज का जेनेसिस, ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। नाउ एक आता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब देखो यहां पर क्या है पता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब क्या, कि लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है ना। लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ये सब काम लिवर के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड समझ रहे हो ना, लैक्टिक एसिड कहां बनता है, हमारे मसल्स में बनता है एक्सरसाइज के समय, है ना, जब ग्लूकोज की कमी पड़ जाती है तो लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस क्या कहलाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, लेकिन ये भी किससे, लैक्टिक एसिड से, ठीक है। अब स्टोरेज ऑफ फैट, फैट का स्टोरेज भी लिवर करता है। लिवर फैट को स्मॉल अमाउंट में स्टोर करता है। डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन, ये क्या है, अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन मुख्य रूप से कहां पर होता है, लिवर के अंदर होता है, ठीक है। अमीनो एसिड का डीएमिनेशन कहां हो रहा है, लिवर के अंदर होता है। अमीनो एसिड NH3 में कन्वर्ट हुआ, है ना। अमीनो एसिड जो है, देखो अमीनो एसिड में आपको पता होना चाहिए, एक C है, इधर एक R ग्रुप रहेगा, है ना, इधर H रहेगा, इधर NH2, इधर
COOH। ऐसा हर अमीनो एसिड में सिर्फ R ग्रुप अलग होता है। तो ये अमीनो एसिड का वो है। अब इस अमीनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, NH3 में कन्वर्ट करा और उसको फिर ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, यहां पर ग्लूकोज बना। और हस्तलिखित नोट, भाई साहब हस्तलिखित नोट की जरूरत ही नहीं है, मिटा दे इसको। है ना, चलो मिट गया, है ना। तो अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, NH3 में कन्वर्ट हुआ और फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये डीएमिनेशन प्रोसेस कहला रहा है। लिवर अमोनिया जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है को ऑर्निथीन साइकिल द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और ये यूरिया कम टॉक्सिक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा जा सकता है पता है, ऑर्निथीन साइकिल क्या है। ऑर्निथीन साइकिल कहां होता है, लिवर के अंदर होता है। और ऑर्निथीन साइकिल में एक्चुअली में होता क्या है, तो अमोनिया जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है जिसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि कम टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का जो साइकिल है ऑर्निथीन साइकिल, जो कि कहां होता है, लिवर में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड भी कहां हो रहा है, हमारे लिवर में हो रहा है। लिवर की कुफर सेल्स फैगोसाइटिक सेल्स है, मतलब ये फैगोसाइटोसिस करती है, जो डेड ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस करती है। मतलब हमारे ब्लड में अगर क्या हो गया है, कुछ कोशिकाएं मर गई है, कुछ कोशिकाओं की डेथ हो गई है, तो अब भाई खराब चीजों को निकालना है ना। तो कुफर सेल्स उन सभी को निगल जाती है, खराब चीजों को निगल जाती है ब्लड से। और अगर ब्लड में बैक्टीरिया भी है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, उनको भी निगलने का कार्य कौन करती है, लिवर की कुफर सेल्स करती है। ठीक है, नाउ तो मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है, क्योंकि वहां पर कुफर सेल्स हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में। तो उन प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस भी कहां होता है, लिवर में होता है। गामा ग्लोब्यूलिन्स को छोड़कर सभी प्लाज्मा प्रोटीन लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है इसको बस छोड़कर जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन भी हिपैटिक सेल्स में ही बनते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग या रक्त थक्का से संबंधित प्रोटीन है, ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं ये प्रोटीन। कौन से, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन, ये भी लिवर के हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स में ही बनते हैं। अच्छा, फैक्टर 2, 7, 9 और 10 ब्लड क्लॉटिंग के लिए लिवर में बनते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में ना कुछ कुछ फैक्टर्स काम आते हैं, ये सभी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये भी कहां पर बनते हैं, लिवर में बनते हैं। ठीक है, तो लिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। नाउ और फंक्शन की बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है, हमारे बॉडी में रक्त को थक्का जमने से रोकने वाला कार्य कौन करता है, मतलब थक्का ना जमने देना या ब्लड की क्लॉटिंग ना होने देना, ये कौन करता है, हिपेरिन करता है। तो ये एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है, नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं है, इंसानों के द्वारा बनाया नहीं गया, हमारी बॉडी में ही बनता है। और वो भी कहां पर बनता है, लिवर में बनता है। तो देखो लिवर के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो भाई ये जो हिपेरिन है एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है जो हमारी बॉडी में लिवर में बनता है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है ये एक प्रकार का। हिपेरिन क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। कुछ हिपेरिन बेसोफिल्स और मास्ट सेल में भी बनते हैं। बेसोफिल और मास्ट सेल किसके टाइप हैं, WBC के टाइप हैं। तो कुछ हिपेरिन बेसोफिल तथा मास्ट सेल में भी बनते हैं, लेकिन अधिकतर जो हिपेरिन है वो कहां बनते हैं, हमारे लिवर में बनते हैं। और हिपेरिन क्या है, एंटी कोएगुलेंट। कोएगुलेंट मतलब, कोएगुलेशन मतलब क्या होता है, ब्लड का थक्का जमना। अब एंटी कोएगुलेंट मतलब क्या, ब्लड को थक्का जमने से रोकने वाला कौन क्या कहलाता है, एंटी कोएगुलेंट कहलाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है या अगला जो फंक्शन है वो हमारे लिवर का वो क्या है, विटामिन का सिंथेसिस, है ना। और कौन से विटामिन का, विटामिन ए की सिंथेसिस करता है क्या, हमारा लिवर। ठीक है,
लिवर क्या करता है, विटामिन ए की सिंथेसिस करता है, तो लिवर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम करता है। बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है, तो विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लिवर करता है। किसको कन्वर्ट करता है, बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करता है विटामिन ए, ठीक है। लिवर विटामिन ए, डी, ई, के और B12 को स्टोर करके रखता है। देखो वसा में अघुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, विटामिन ए, डी, ई, के, इन सभी को भी क्या करता है, लिवर स्टोर करके रखता है ना। फैट सॉल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, एडेक, है ना, ए, डी, ई, के और विटामिन B12 को स्टोर करके रखने वाला काम कौन करता है, हमारा लिवर करता है, ठीक है। अब कुछ मिनरल का स्टोरेज भी करता है हमारा लिवर। स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखना बेसिकली, है ना। तो लिवर कुछ मिनरल्स का भी स्टोरेज हाउस है। लिवर आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और मतलब इन सभी को स्टोर करता है। लिवर आयरन का एक अच्छा सोर्स है, मतलब आयरन जो है ना लिवर में ही स्टोर होकर रहता है। आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम ये सभी लिवर में स्टोर होकर रहते हैं। और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस का नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्जन लिवर द्वारा किया जाता है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस का कन्वर्जन लिवर द्वारा किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या, हमारे शरीर से टॉक्सिक चीजों को बाहर करना या टॉक्सिक चीजों को नॉन टॉक्सिक चीजों में कन्वर्ट कर देना। ये कौन करता है, लिवर करता है, ठीक है। नाउ इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। चलो, अब अगर हम अगले पॉइंट की ही बात करते हैं तो आता है क्या, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब क्या है पता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन भी लिवर द्वारा ही होता है। हीमोपोइसिस मतलब ब्लड का सिंथेसिस, है ना। हीमोपोइसिस ब्लड का सिंथेसिस, आरबीसी की सिंथेसिस, तो या इरिथ्रोसाइटोसिस भी बोलते हैं, है ना। आरबीसी के सिंथेसिस को इरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं, ब्लड के सिंथेसिस को हीमोपोइसिस। तो जब हम भ्रूण अवस्था में रहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, उस समय हमारे शरीर में ब्लड का सिंथेसिस या ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है पता है, ब्लड का फॉर्मेशन हमारे शरीर में लिवर करता है। कब, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं या भ्रूण अवस्था में रहते हैं, ठीक, ये रहा। चलो, अब बाइल जूस की हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं। बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अब लिवर से ही स्रावित होता है बाइल जूस। तो बाइल जूस की बात करते हैं, क्या क्या खास बातें हैं। लिवर की हिपेटोसाइट सेल्स बाइल जूस प्रोड्यूस करती है, जो कि हम लोग कर चुके हैं बात, है ना। लिवर में हिपेटोसाइट सेल्स या हिपैटिक सेल्स ही बाइल जूस का सिंथेसिस करती है और ये गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होती है। ये बात भी हम जानते हैं, कहां स्टोर होती है बाइल जूस, गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होती है। बाइल जूस में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, इसलिए इसे ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं माना जाता। मतलब बाइल जूस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन वाला एंजाइम नहीं होता, इसीलिए इसको ट्रू डाइजेस्टिव एंजाइम या सत्य पाचक एंजाइम नहीं कहा जाता, ठीक है। अब बाइल जूस का कंपोजिशन क्या है या उसमें क्या क्या ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, तो 98% वाटर होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं कुछ, बाइल पिगमेंट्स होते हैं कुछ, कोलेस्टेरॉल भी यहां पर होता है ना, कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है हमको, यहाँ पर लेसिथिन भी पाया जाता है बाइल जूस में, ठीक है। क्या पाया जाता है, लेसिथिन। ये सब पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा और एक बाइल जूस में नहीं पाया जाता, तो बोलेंगे इनमें से कौन सा बाइल जूस में नहीं पाया जाता, है ना। तो ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में तो ये सब चीज हो, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया आदि। और बाइल जूस का पीएच याद रखेंगे 7.4 टू 7.6, 6.1 नहीं है, ये फुल स्टॉप वाला ऐसे, ठीक है। तो 7.4 टू 7.6 ये बाइल जूस का क्या होता है, पीएच होता है ना। और वाटर इसमें 98% होता है और डेली सिक्रीशन लगभग 500 ml
हर रोज बाइल जूस का सिक्रेशन कितना होता है? 500 ml। ठीक है, हर रोज बाइल कितना? 500 ml। ठीक है, हर रोज बाइल जूस 500 ml निकलता है। ठीक है, 500 ml हर रोज। बाइल पिगमेंट लिवर के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है। याद रखेंगे, जो बाइल पिगमेंट है वो लिवर के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है, लिवर से उत्सर्जित किए गए सब्सटेंस कौन है? बाइल पिगमेंट है। ठीक है, अब बाइल में दो प्रकार के सॉल्ट पाए जाते हैं। बाइल में दो प्रकार के सॉल्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के सॉल्ट भाई साहब? पहला है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, पहला क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक, पहला क्या हुआ? इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और दूसरा क्या हुआ? ऑर्गेनिक सॉल्ट। ये लो। ठीक है, तो ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इसकी खास बात क्या है कि यहां पर इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहेगा, Na2CO3, है ना, NaHCO3 प्रेजेंट रहेगा। ये फूड की एसिडिटी न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके मीडियम को क्या बनाते हैं? बेसिक बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, स्टमक में क्या प्रेजेंट है? HCl, जो कि वहां पर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन अच्छे से काम करे। अब फूड वहां पर क्या हो गया? एसिडिक हो गया। उस एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट करने में कौन मदद करता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, है ना, NaHCO3 हो गया। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये तीनों चीज ना क्या करते हैं? फूड की एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है जी, अब ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या करता है? ये तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या करता है? सोडियम ग्लाइकोलेट, Na ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, सोडियम टोरोकोलेट, ये दोनों क्या है? हमारे ऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक में तो हमने देख लिया NaCl, Na2CO3 और NaHCO3, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके बेसिक बनाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्ट में सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया और सोडियम टोरोकोलेट हो गया। ये दोनों क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्ट है बाइल जूस के। इनका मुख्य कार्य फैट का इमल्सिफिकेशन है, क्योंकि पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है केवल इमल्सिफाइड फैट पर ही एक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। देखो, हमारा जो बाइल जूस है इसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्ट है, उस ऑर्गेनिक सॉल्ट में भी कौन सा? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। तो ये दोनों क्या करते हैं? बहुत जैसे फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, उनको छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो पैंक्रियाज से निकलने वाला जो लाइपेज एंजाइम है वो इन छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल पर काम कर पाए। क्योंकि ये जो लाइपेज एंजाइम है वो बड़े मॉलिक्यूल, लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल पर काम नहीं कर सकता, वो छोटे मॉलिक्यूल्स पर ही एक्ट करेगा। तो फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने वाला कौन है? ऑर्गेनिक सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ये दोनों फैट मॉलिक्यूल के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या? फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम इमल्सिफिकेशन कहलाता है, और ये कौन करता है? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, नाउ बाइल सॉल्ट फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन ADE के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ये जो बाइल सॉल्ट है ना, अब वो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, ये दोनों क्या करते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि सॉरी, बाइल सॉल्ट फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में मदद भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो बाइल सॉल्ट्स है ना जिनकी हम अभी बात किए, ये फैट और फैट में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ना उनके एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। बाइल सॉल्ट फैट, कोलेस्ट्रॉल
फॉस्फोलिपिड जैसे कि लेसिथिन और इन विटामिन के साथ मिलकर माइसेल्स बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बाइल जो है मतलब बाइल सॉल्ट जो है फैट, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड जैसे कि लेसिथिन हो गया आपका, और ये जो एडीई के विटामिन है इनके साथ मिलकर क्या करते हैं? माइसेल्स बनाते हैं। माइसेल्स का मतलब क्या होता है? माइसेल्स मतलब क्या पता है? ये बाइल सॉल्ट, फूड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड जैसे कि लेसिथिन और विटामिन ये सब आपस में मिलकर एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका एक तरफ क्या रहेगा? पानी में घुलनशील रहेगा और दूसरा तरफ पानी से अघुलनशील रहेगा, है ना? जैसे हाइड्रोफिलिक समझते हैं ना हम लोग, है ना? हेट्रो नहीं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो एक तरफ हाइड्रोफोबिक रहेगा, एक तरफ हाइड्रोफिलिक, मतलब एक तरफ पानी में घुलनशील रहेगा और एक तरफ मतलब पानी से डरेगा नहीं और दूसरा तरफ पानी से डरेगा। ये माइसेल्स कहलाते हैं। तो बाइल सॉल्ट इन सभी के साथ मिलकर ये काम करता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बाइल के फंक्शन की। ठीक है, बाइल के क्या फंक्शन है इसकी बात करते हैं। बाप रे, पैंक्रियाज भी इसमें है, बड़ा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो अगर हम बाइल के फंक्शन की बात करते हैं, पित्त रस के कार्य की बात करते हैं, तो ये HCl को न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है ना? HCl कहाँ सिक्रीट हो रहा है? स्टमक में, और स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? डिओडिनम में। तो स्टमक खाने को क्या कर दिया है? एसिडिक बना दिया है। अब उस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम बनाने में कौन करता है? बाइल। ठीक है, नाउ इमल्सिफिकेशन भी करता है, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉर्टोकोलेट। ये क्या करते हैं? बड़े फैट के ड्रॉपलेट को छोटे ड्रॉपलेट में बदल देते हैं, जिसकी हम बात कर चुके हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट भी करवाते हैं तथा फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब फैट में घुलनशील विटामिन तथा फैट या वसा का एब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं। अच्छा, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन भी करवाते हैं। बिलीरुबिन एक पिगमेंट है और बिलीवर्डिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है किसका? लिवर का। बाइल के साथ ही एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो लिवर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ क्या है? बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन, ये दोनों पिगमेंट लिवर से उत्सर्जित होते हैं बाइल के साथ। एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज एंजाइम का एक्टिवेशन भी करता है बाइल। बाइल में एंजाइम नहीं होते, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होते, लेकिन यह लाइपेज को एक्टिवेट जरूर करता है। और लाइपेज कहां से निकलता है? पैंक्रियाज से निकलता है। तो लाइपेज को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? बाइल। ठीक है, गॉल स्टोन क्या है? कभी कभी बाइल डक्ट में ब्लॉकेज या नैरोइंग से कोलेस्टेरॉल गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होकर गॉल स्टोन बना लेते हैं, जिसे कोलेलिथाइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो गॉल स्टोन का मतलब क्या है? कि गॉल ब्लैडर में कुछ स्टोन बन जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर में नहीं होता, बाइल डक्ट में क्या हो जाता है? ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, या बाइल डक्ट क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन वहां पर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से गॉल स्टोन बन जाता है। ठीक, ये रहा हमारे बाइल का फंक्शन। अब पैंक्रियाज की अगर हम बात करते हैं, पैंक्रियाज को क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है। ये भी एंडोडर्म से बनी संरचना है। ठीक है, और पैंक्रियाज एक मिक्स्ड एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है, इसीलिए इसको हेटेरोक्राइन भी कहा जाता है। हेटेरोक्राइन क्या कहा जाता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है पैंक्रियाज को, क्योंकि ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये सी शेप्ड डिओडिनम के लिम्ब के बीच स्थित होता है। देखो, पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मतलब सी शेप्ड डिओडिनम बोल रहे हैं, मतलब ये पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिकली जो डिओडिनम होता है वो सी शेप्ड का होता है, ऐसे। ये डिओडिनम है, इधर स्टमक है। ठीक है, इधर जेजुनम आएगा। तो इस सी शेप के डिओडिनम पर हमारा पैंक्रियाज ऐसे स्थित होता है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे है ना? ये डिओडिनम पैंक्रियाज है। और पैंक्रियाज का 99% भाग एक्सोक्राइन है तथा मात्र 1% भाग एंडोक्राइन है। ठीक है, मतलब एक्सोक्राइन मतलब वो जो एंजाइम्स वगैरह बना रहे हैं ना, उस पार्ट को एक्सोक्राइन बोल रहे हैं। और एंडोक्राइन मतलब क्या? कि वो हमारे हार्मोन्स बनाने का काम करता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है ना? तो ये रहा। अगर हम
एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो देखो, एंडोक्राइन अपने सिक्रीशन को, अपने स्त्रावण को ब्लड में ही छोड़ देता है, लेकिन एक्सोक्राइन क्या करता है पता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने स्त्रावण को, सिक्रीशन को ट्यूब के थ्रू, नली के थ्रू जहां पर छोड़ना रहता है वहां छोड़ता है ना। और याद रखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन स्रावित नहीं करते, वो कुछ एंजाइम्स स्रावित करेंगे, लार स्रावित करेंगे, म्यूकस हो गया या सलाइवा हो गया या आपके स्वेट हो गए, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो हमारा जो पैंक्रियाज है ना, वो दोनों काम करता है, एंडोक्राइन का और एक्सोक्राइन दोनों का। ठीक है, चलो ये रहा हमारा पैंक्रियाज का सेक्शन व्यू, जिसमें आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि ये है क्या, यहां पर ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट है। और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? पैंक्रियाटिक एसिनी। ठीक है, ये क्या है पता है? ये है एक्सोक्राइन पार्ट, मतलब यही एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करेंगे। फिर यहां पर कुछ सेल्स होते हैं, जैसे अल्फा सेल हो गए, फिर यहां पर ये बीटा सेल्स हो गए, फिर यहां पर कुछ डेल्टा सेल्स भी प्रेजेंट है। और यहां पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, और जो ब्लड वेसल्स भी यहां पर प्रेजेंट है। ये पूरा पार्ट क्या है पता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, जो कि एंडोक्राइन पार्ट है। याद रखेंगे, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये एंडोक्राइन का पार्ट है, और ये पूरा एंडोक्राइन, देखो बड़ा दिख रहा है जरूर एंडोक्राइन पार्ट, लेकिन 1% ही काम करता है, क्योंकि हार्मोन्स बहुत कम ही सीक्रेट करते हैं, और एंजाइम तो हमको ज्यादा सीक्रेट करना है ना, रोज खाने को पचाना है ना, तो इसलिए 99 एक्सोक्राइन का काम है और 1% एंडोक्राइन का। ठीक है, ये रहा। अब एक्सोक्राइन पार्ट की हम बात करेंगे। यहां पर एक्सोक्राइन पार्ट वो पार्ट जिसमें ट्यूब्स पाई जाती है, स्रावण को, सिक्रेशन को ट्यूब के थ्रू टारगेट एरिया में छोड़ा जाता है ना, और इसमें हार्मोन्स नहीं होते, एंजाइम्स हो गए, म्यूकस हो गए, ये सब होते हैं। तो देखो यहां पर ध्यान से समझेंगे, यह न्यूमेरस एसिनी से बना होता है, बहुत सारे एसिनी से बने होते हैं। देखिए जैसे ये पार्ट ना, यहां पर आप देखते जाएंगे, ये पार्ट पूरा एक्सोक्राइन पार्ट, ये पार्ट एक्सोक्राइन, ये पूरा बाहर वाला पार्ट है ना भाई। ठीक है, ये पूरा एसिनी आपने देखा ना, यहां पर पैंक्रियाटिक एसिनी, तो यही सब तो एसिनी है, ये एसिनी, ये पूरा एक्सोक्राइन पार्ट है। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट भी एक्सोक्राइन पार्ट का है ना। तो ये बहुत सारे एसिनी से मिलकर बना होता है हमारा एक्सोक्राइन पार्ट। और एसिनी एक ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स है जो कि कैविटी को घेरे रहते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं आप कि ये बहुत सारे एसिनी, ये सब एसिनी क्या है? ग्रुप बनाए हैं और एक कैविटी को घेर के रखे हैं। ठीक है, कैविटी को घेर के रखे हैं, गुहा को घेर के रखे हैं। प्रत्येक एसिनी पिरामिडल शेप एसिनर सेल्स द्वारा लाइंड होती है। हर एक एसिनी पिरामिडल शेप्ड होती है और एसिनर सेल्स द्वारा लाइंड होती है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप इस एसिनी को, पिरामिड की तरह है, पिरामिड ऐसे होता है ना, ऐसा, तो पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, नाउ एसिनर सेल्स पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स सिक्रीट करती है। पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होता है ना, वो इन्हीं एसिनर सेल्स के द्वारा, मतलब एसिनी, देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये सेल्स एसिनी नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर एसिनी कहला रहा है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे एसिनर सेल्स हैं, ये एसिनर सेल्स हैं। ठीक, ये जो छोटे छोटे सेल्स है ना, यही एसिनर सेल्स हैं, और एसिनर सेल्स आपस में मिलकर क्या बना रहे? एसिनी बना रहे। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एसिनी कहला रहा है, जिसको एसिनर सेल्स बना रहे हैं। और यही एसिनर सेल्स पैंक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं उसको बनाते हैं। प्रत्येक एसिनी पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल में खुलती है। ठीक है, हर एक एसिनी पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल में खुलती है। कई डक्ट्यूल मिलकर मेन पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है, जिसे हम लोग डक्ट ऑफ विरसंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी एसिनीज हैं ना, ये सभी एसिनीज, ये सब एक कॉमन डक्ट में खुलती है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, और उसका नाम डक्ट ऑफ विरसंग भी है।
क्या है? डक्ट ऑफ विल्सन। याद रखेंगे, पैंक्रियाज से संबंधित है ना। नाउ मेन पैंक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट से जुड़कर हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला बनाती है। अब यहां पर इस डायग्राम से देखना है ना, कहां चले गया? ये रहा, देखो एकदम ध्यान से समझेंगे। इस साइड से आ रहा है ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, और यहां से आ रहा है हमारा कौन सा? कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों आपस में जुड़े और फिर ये दोनों आपस में जुड़कर यहां पर ओपन होते हैं, जिस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम्पुला बोल रहे हैं, डियोडिनल एम्पुला। तो एम्पुला में जाकर ओपन होता है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और हमारा बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, है ना। तो ये हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर जो पैंक्रियाज का मेन डक्ट है वो और हमारे लिवर का मेन डक्ट है वो, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं पता है? हिपेटो पैंक्रियाटिक। देखो हिपेटो मतलब क्या? लिवर, और पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज, है ना। तो हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बना दिए, एम्पुला बना दिए, और यह डियोडिनम में स्फिंक्टर ऑफ ओडी द्वारा गार्डेड ओपनिंग के माध्यम से खुलती है ना। डियोडिनम में कहां पर खुलती है पता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यहां पर आप इस डायग्राम में मैं लिख देता हूं, बार बार वापस लाना पड़ रहा है, लेकिन डायग्राम से आपको समझ आना चाहिए ना। यहां पर जो स्फिंक्टर लगा रहता है, स्फिंक्टर मतलब क्या? दरवाजा, जो इधर से आने वाले और इधर से आने वाले जो कॉमन डक्ट है इसको ओपन करता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहां पर रहता है? डियोडिनम में ओपन होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये डियोडिनम में ओपन होता है। कौन कौन से डक्ट? कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियास का जो डक्ट है वो, ठीक है। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा गार्ड किया जाता है इस ओपनिंग को। नाउ पैंक्रियाटिक डक्ट में बाइल डक्ट का ओपनिंग स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन द्वारा कंट्रोल होता है। अब एक और चीज आ गया, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। तो इसी डायग्राम में चलेंगे, बार बार वापस जाना पड़ रहा है, डायग्राम नहीं डला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो एक डक्ट है ना, इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं। यहां पर एक डक्ट है, मतलब इधर से आने वाला जो बाइल डक्ट है, इधर से आने वाला जो बाइल डक्ट है और इधर से आने वाला जो पैंक्रियास है, तो पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट के बीच में यहां पर जो ओपनिंग है ना, ये जो ओपनिंग है ये, इसको कहा जाता है पता है क्या? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। नाम याद रखेंगे ना, स्फिंक्टर, ये भी ई है ना, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन इसे कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन ये है कहां पर का स्ट्रक्चर? हमारे पैंक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट, ये रहा स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। नाउ एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ संटोरिनी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जिसे डक्ट ऑफ संटोरिनी भी कहा जाता है, डियोडिनम में मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के ऊपर सेपरेट ओपनिंग से खुलती है, ठीक है। मतलब यहां पर ना जो स्ट्रक्चर है डियोडिनम में, है ना, एक डक्ट तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। यहां पर एसेसरी इस डायग्राम में नहीं है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। जैसे ये तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया, ठीक है, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, लेकिन यहां पर एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये भी तो ऐसे ओपन हो रहा है ना। तो इन्हीं एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट की जो ओपनिंग है हमारे डियोडिनम में, वो अलग से होती है, सेपरेट तरीके से। एक तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है जो ओपन हो रहा है हमारे डियोडिनम में, लेकिन और जितने भी अलग अलग छोटे छोटे डक्ट्स हैं जो पैंक्रियाज में ओपन हो रहे हैं, जैसे इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, है ना। यहां पर समझ आ जाएगा अच्छे से कि एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है जो कि जिसे हम लोग डक्ट ऑफ सर्टोनी भी बोलते हैं, वो डियोडिनम में अलग से ओपन होता है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के ऊपर सेपरेट ओपनिंग खुलती है। अब इस डायग्राम से देखो, है ना, कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। देखो ये है हमारा डियोडिनम, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहां पर रहता है? ये जो बाइल डक्ट है वो हमारे मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में जहां पर ओपन होता है, इसे बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन।
और स्फिंक्टर ऑफ ओडी किसे कहा जाता है? हमारा जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है ना। और स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन किसे कहा जाता है? बाइल डक्ट एंड मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के बीच में जो ओपनिंग, मतलब बाइल डक्ट मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में जहां पर ओपन हो रहा है, इसे बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे। ठीक है, खाली स्पेस रहेगा तो मैं बता देता हूं, है ना, यहां पर एक डब्बा बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, मैं लिख देता हूं, बाइल डक्ट की ओपनिंग कौन से डक्ट में? पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में ओपनिंग कौन सा स्फिंक्टर? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर मतलब पता है आपको? दरवाजा है बेसिकली, है ना। स्फिंक्टर मतलब दरवाजा होता है, तो बॉयडन, ठीक, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के द्वारा ओपन हो रहा है। और वैसे ही मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट जब आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, सॉरी, जहां पर ओपन होता है डिओडिनम में, डिओडिनम में जहां पर ओपन होता है उसे क्या कहते हैं पता है? उसे कहा जाता है डक्ट ऑफ ओडी या स्फिंक्टर ऑफ ओडी, सॉरी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक, क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है। ठीक है, ये रहा। चलो, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला ये, ठीक है, और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जहां पर ओपन हो रहा है इसे स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं, है ना। एंडोक्राइन पार्ट, तो इसकी क्या खास बात है? एसिनी के बीच में एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, लैम्डा और पैंक्रियाटिक सेल्स, ठीक है, पीपी सेल्स। तो के ग्रुप होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं इन सभी सेल्स के, जैसे यहां पर आपने देखा होगा इस डायग्राम में, अच्छा, पीपी सेल्स, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, है ना, पीपी सेल्स, इन्हें मैं लिख देता हूं यहां पर, पीपी सेल्स। ठीक है, तो यहां पर आपने अल्फा देखा, बीटा देखा और डेल्टा देखा, गामा नहीं है, डेल्टा है, और पीपी सेल्स हैं, ये सभी प्रेजेंट है इन सभी एसिनीज के बीच में। ये देखो, ये सब एसिनी है, इन सब के बीच में ये प्रेजेंट रहा हमारा एंडोक्राइन पार्ट, है ना। नाउ, जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, पैंक्रियाज से संबंधित है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना, पैंक्रियाज में ही पाया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। ये पूरा पार्ट क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। ठीक है, ठीक है। नाउ, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन सिक्रीट करता है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है, गामा डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है, और पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल्स क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करते हैं। याद रखेंगे, अल्फा ग्लूकेगॉन, बीटा इंसुलिन और डेल्टा सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करते हैं, और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल क्या करते हैं? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करते हैं। ठीक ना, इस पैंक्रियाटिक जूस की क्या खास बात है? ठीक है, इस पैंक्रियाटिक जूस की क्या खास बात है, ये हम लोग यहां पर समझते हैं। अग्नाशयी रस, पैंक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन कोलेसिस्टोकाइनिन एंड एसीएच, है ना,
CCK एंड ACH द्वारा स्टिमुलेटेड होता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन, ACH मतलब एसिटाइल कोलिन, है ना। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन जो है कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK एंड एसिटाइल कोलिन द्वारा स्टिमुलेट होता है। जितने भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है उनको स्त्रावित करने के लिए, स्टिमुलेशन करने के लिए CCK एंड ACH ये दोनों काम करते हैं। बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन सिक्रेटिन द्वारा स्टिमुलेट होता है। बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन सिक्रेटिन द्वारा स्टिमुलेट होता है। डेली सिक्रीशन कितना होता है पता है पैंक्रियाटिक जूस का? 1 to 1.5 लीटर पर डे, है ना। पैंक्रियाटिक जूस एक दिन में 1 to 1.5 लीटर, समझ लो। और बाइल जूस आपको पता ही है 500 ml, है ना। नाउ कंपोजिशन क्या है इस पैंक्रियाटिक जूस का? तो 98% वाटर होगा, कुछ सॉल्ट्स होंगे, एंजाइम्स 2%, है ना। सॉल्ट एंड एंजाइम 2% होंगे और 98% क्या होते हैं? वाटर। और इसका पीएच क्या है? 7.5 to 8.3, ठीक है। लगभग बेसिक है क्योंकि HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं और ये सब एंजाइम बाइल जूस हो गए, पैंक्रियाटिक जूस हो गए, ये सब क्या करते हैं? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आगे एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, है ना। एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस की हम यहां पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि पैंक्रियाज से निकलते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, है ना। जैसे कि पहला आता है पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज जिसे कि एमाइलोपेप्सिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमाइलोपेप्सिन कहा जाता है। ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। बहुत सारे माल्टोज मिलकर स्टार्च बनाए रहते हैं, ऐसे माल्टोज बहुत सारे जुड़े तो क्या बनता है? स्टार्च बनता है। स्टार्च पॉलीमर है बेसिकली, है ना। और पॉलीमरेज है, सॉरी हाँ पॉलीमर है, और हमारा जो माल्टोज है वो मोनोमर है। तो बहुत सारे मोनोमर्स में तोड़ दिया जाता है पॉलीमर को, स्टार्च पॉलीमर जिसे माल्टोज मोनोमर में तोड़ दिया जाता है। और ये काम कहाँ होता है पता है? डिओडिनम में होता है, क्योंकि देखो पैंक्रियाज का जो एंजाइम है वो निकल कहाँ रहा है? डिओडिनम में निकल रहा है। तो डिओडिनम में ही ये सारा काम होगा, ठीक है। तो डिओडिनम में ही अधिकांश स्टार्च का ब्रेकडाउन हो जाता है। अब आता है पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस। तो इस पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गए एंटेरोपेप्टाइडेज हो गया, फिर आपका ट्रिप्सिन हो गया, है ना। तो ये सब क्या करते हैं? जैसे कि सबसे पहला आता है क्या हमारा ट्रिप्सिनोजन। इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एंटेरोपेप्टाइडेज, ठीक है। यहां पर पहला लिख लेते हैं ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। कौन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है? एंटेरोपेप्टाइडेज, एंटेरोपेप्टाइडेज, ठीक। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? एंटेरोपेप्टाइडेज। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं यहां पर काइमोट्रिप्सिनोजन। अब ये ट्रिप्सिन यहां पर बन गया, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा आगे? तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? यहां पर ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन कर रहा है, ट्रिप्सिन, ठीक। और यही ट्रिप्सिन एक और काम करता है, क्या? प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। तीसरा आता है क्या? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन ही करता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करा कौन? हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम ही। ट्रिप्सिन कहां से निकलता है? पैंक्रियाज से निकलता है,
ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियास से निकलता है। एक लेक्चर मैं यूट्यूब में डालूंगा जिसमें जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं और कहाँ पर जाके काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो एक टेबल बना के बढ़िया डालूंगा, तो उससे ना सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके क्या हो जाएंगे? रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करते हैं आगे, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एक टाइप के एंडोपेप्टाइडेज हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक टाइप के एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है और ये प्रोटीन को पेप्टोन्स, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेस में डिसोसिएट कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में तोड़ने का काम कर देते हैं कौन? ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। मतलब प्रोटीन का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा स्टमक में और ट्रिप्सिन के द्वारा डिओडिनम में। पेप्सिन स्टमक से निकलता है, ट्रिप्सिन पैंक्रियास से निकलता है। ठीक है, नाउ ई का हुआ प्रोटीन का मेजॉरिटी स्टमक में टूटना और शेष फिर डिओडिनम में टूटना। ठीक है, तो प्रोटीन जो है मेजरली कहां पर ब्रेकडाउन होता है? स्टमक में, लेकिन बचा खुचा डिओडिनम में टूट जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है ये क्या क्या काम करते हैं? ठीक है, तो यहां पर प्रोटीन का काम करेंगे, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। प्रोटीन को लार्ज, अब देखो बड़े बड़े पेप्टाइड्स, ठीक है, प्रोटीन क्या है? बेसिकली बहुत सारे अमीनो एसिड के चैन का बना है। ठीक है, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चैन बनाए और यही पॉलीपेप्टाइड चैन क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। तो पहले प्रोटीन, जैसे ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको बीच बीच से ऐसे तोड़ दिया, ये अलग अलग पेप्टाइड्स में तोड़ दिया, तो ये लार्ज पेप्टाइड्स कहलाएंगे, लार्ज पेप्टाइड्स। तो प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन, है ना, एंड काइमोट्रिप्सिन। ठीक, काइमोट्रिप्सिन। और उसके बाद इन लार्ज पेप्टाइड्स का भी आगे ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, इन लार्ज पेप्टाइड्स का भी आगे ब्रेकडाउन होगा। किसमें ब्रेकडाउन होगा? स्मॉल पेप्टाइड्स में। ठीक है, छोटे पेप्टाइड्स में, स्मॉल पेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स। और ऐसा करवाने वाला कौन सा एंजाइम है? कार्बोक्सी सॉरी, ऐसा करवाने वाला एंजाइम कौन सा है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लार्ज पेप्टाइड को स्मॉल पेप्टाइड्स तथा अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। ठीक है जी, नाउ अगर हम बात करते हैं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की, जिसे स्टेप्सिन कहा जाता है ना। पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? स्टेप्सिन कहा जाता है। ठीक है, ये जो स्टेप्सिन है ये बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ मैनी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि कहां पाए जाते हैं? पैंक्रियास में पाए जाते हैं, है ना। तो जैसे कि यहां पर एक एंजाइम आता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, ये क्या करते हैं? ट्राइग्लिसराइड को डाई एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्राइग्लिसराइड को मोनो एंड डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, अब ये जो ग्लिसराइड है ना, ये फैट का ही तो पार्ट है ना। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना। लिपिड, लिपिड क्या है? बेसिकली फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो अब, और वो भी ग्लिसरॉल कौन सा होता है? ट्राइग्लिसरॉल होता है ना, ट्राइग्लिसराइड होता है। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या कर रहा है? ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का डाइजेशन करवाता है। और फॉस्फोलाइपेज क्या करता है? फॉस्फोलिपिड्स का डाइजेशन करवाता है। तो ये सभी क्या है? फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि हमारे पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं।
अगला आता है न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस क्या करते हैं? डीएनएज एंड आरएनएज क्रमशः, अब न्यूक्लिएजेस में दोनों एंजाइम आते हैं, डीएनए तथा आरएनएज, डीएनएज तथा आरएनएज, ये दोनों एंजाइम न्यूक्लिएजेस के अंतर्गत आते हैं। तो डीएनएज डीएनए का और आरएनएज आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। ठीक है भाई, डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बने रहते हैं? न्यूक्लियोटाइड से ही तो मिलकर बन रहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है, जिसे डीएनए और आरएनए बोला जाता है। अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो आरएनए, डबल स्ट्रैंड है तो डीएनए। तो उन डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करने का काम क्रमशः कौन करता है? डीएनएज तथा आरएनएज करते हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा पैंक्रियाज का काला चिट्ठा। ठीक है, और ये रहा हमारा पूरा डाइजेशन का एंजाइम, एसेसरी ग्लैंड्स, क्या क्या देखे? लिवर एंड पैंक्रियाज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइजेशन की फिजियोलॉजी की बात करेंगे, है ना, कैसे डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, कहाँ कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे होता है, और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 लेक्चर हुआ, अगले 3 लेक्चर में ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, है ना। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और लेकिन याद रखेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है ना, इसलिए बहुत ध्यान से आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़िए। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।